ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर स्टील एंड सम अदर मटेरियल्स। तो सपोज करो कि हमने स्टील को सिलेक्ट किया है और हम इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ये एक स्टील वायर लिया, तो यहां पे हमने एक पैन यूज किया है। पैन मतलब एक पलड़ा। तो उस पैन में हम क्या कहते हैं, लोड रखते जाएंगे। जैसे ये लोड हमने रख दिया यहाँ पे पैन में, तो लोड हम इंक्रीज करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें एक्सटेंशन बढ़ेगी। तो यहां पे मान लीजिए हमने एक स्केल कनेक्ट किया हुआ है इससे, इट कैन बी वर्नियर स्केल, और यहां पे हम एक और वायर लगा सकते हैं। और जिस वायर को हमने लगाया है, ठीक है, उसके साथ हमने एक पैन लगाया है, पर इस पैन का जो लोड है वो हम बदलने वाले नहीं हैं। तो इसके साथ अटैच्ड है एक स्केल, ये मान लीजिए मेन स्केल है। ओके, तो ये वर्नियर स्केल हुआ, ये मेन स्केल हुआ, और इस तरह से हम थोड़ा सा भी एक्सटेंशन मेजर कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक सर्टेन लोड लगाते हैं, तो उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगी। और जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ बिना लोड, अनलोडेड लेंथ, और डिफरेंस इन लेंथ बाय अनलोडेड लेंथ के रेशियो से हमारी स्ट्रेन आ जाएगी। तो हम ग्रेजुअली इसमें लोड बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रेन भी बढ़ रही है। तो शुरू में हमें ग्राफ जो मिला वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। ओके, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है। अप टू पॉइंट ए द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए। तो कुल मिला के यहां पर हुक्स लॉ वैलिड हो रहा है। तो पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो पॉइंट ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। बियॉन्ड पॉइंट ए अगर हम ग्राफ बनाएं तो हम ये पाते हैं कि ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, और पॉइंट बी आता है। पॉइंट बी से पहले किसी भी पॉइंट पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वायर अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेती है। तो पॉइंट बी को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इलास्टिक लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बियॉन्ड बी इसको स्ट्रेच करें, मतलब हम लोड को फर्दर बढ़ाएं, देन वी फाइंड दैट द ग्राफ इज अगेन फर्दर इंक्रीज एंड इट गोज अप टू पॉइंट डी। सपोज दिस इज द पॉइंट डी वेयर इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग। मीन्स ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो आप लगा सकते हो, जिसको मैंने सिग्मा यू नाम दिया है। सिग्मा यू स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको हम सिग्मा एस कह सकते हैं। तो इलास्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, सिग्मा एस जो है उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। सिग्मा एस इज यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा लगा देंगे तो जो सब्सटेंस है वो फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। अगर हम अल्टीमेट स्ट्रेस से ज्यादा लगा देंगे तो, या ज्यादा क्यों, उतनी भी लगा देंगे तो जो वायर है वो टूट जाएगी। और टूटेगी, एक्चुअली ग्राफ टूटने के बाद भी मौजूद है ई तक। ये टूटने के बाद का ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि बिना आपने लोड को इंक्रीज किए स्ट्रेन रिड्यूस होगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगी और स्ट्रेन बढ़ेगी। मतलब स्ट्रेस इसलिए रिड्यूस हो रही है क्योंकि अंदर कमजोरी आ गई है, क्योंकि स्ट्रेस तो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्सेस वीक पड़ेंगे।
कहीं से वो वायर टूट जहां से टूट रही है वहां पॉइंट पे वीकनेस आएगी, लंबाई बढ़ेगी। जिस पॉइंट से टूट रही है वो पोर्शन एक फ्लूइड की तरह से लंबा खिंच जाएगा, तो लेंथ बढ़ रही है और ताकत कम हो रही है। मतलब अगर किसी चीज से ये बंधी हुई है तो वो जो चीज है वो फील करेगी कि अब लेस फोर्स लग रहा है। तो ई को हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। अब बी से डी तक के पोर्शन को हम प्लास्टिक रेंज बोलते हैं। हम किसी भी सब्सटेंस को यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन का पुर्जा अगर यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, यानी वो डैमेज हो जाएगा। टूटेगा नहीं बट उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी। यानी मतलब ये है कि इसी में अगर किसी भी पॉइंट पे बी और डी के बीच में किसी भी पॉइंट पे, इमेजिन सी पॉइंट पे अगर मैं स्ट्रेस रिमूव कर दूं, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दूं, तो ये वायर अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं करती है और इसमें इतनी परमानेंट स्ट्रेन रह जाती है जिसको हम परमानेंट सेट कहते हैं। मतलब ये परमानेंटली सेट हो गया है, अब इसकी लंबाई परमानेंट तरीके से बढ़ गई है। इसको हम रेजिडुअल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर किसी सब्सटेंस का प्लास्टिक रेंज बड़ा है तो उसको हम डक्टाइल कहते हैं। इफ प्लास्टिक रेंज इज लार्ज द सब्सटेंस इज सेड टू बी डक्टाइल। लार्ज plastic range substance is said to be ductile. A ductile substance is that which can be drawn into wires. अगर किसी सब्सटेंस का प्लास्टिक रेंज कम है उसको ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल सब्सटेंस इज दैट विच कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो जैसे ग्लास है, ग्लास इज ए ब्रिटल मटेरियल एंड यू नो दैट यू कैन नॉट फाइंड वायर्स ऑफ ग्लास। Copper is a ductile material, aluminum is a ductile material, iron is a ductile, so you can find iron wires, you can find copper wires, you can find aluminum wires, but you cannot find wires of glass. Okay? तो कुल मिला के sigma u is called ultimate stress. Ultimate stress is that which will break the substance. Notice, the breaking force depends upon two things. One is the material and another is area of cross section. Breaking force F is equal to sigma u into area. Sigma u यानी ultimate stress is the property of material. A is the एरिया। मोटी वायर बहुत मुश्किल ज्यादा फोर्स लगाने पे टूटेगी, पतली वायर कम फोर्स लगाने पे टूट जाएगी। जबकि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे कि स्टील की ब्रेकिंग स्ट्रेस हाई है, कॉपर की कम है, एल्युमिनियम की और कम है, तो स्टील जो है वो मजबूत तार कहलाता है। आप समझ गए? दिस ओ ए बी सी सी डैश ओ area is called hysteresis loop. O A B C C C dash O is called hysteresis loop. More the area of this loop, more is the energy lost in producing this permanent set. The area of this loop is proportional to the energy lost in producing permanent set. ये तो हुआ हमारा स्टील का ग्राफ। अब अगर हम यहीं पे ग्राफ बनाएं किसी क्या कहते हैं रबर का, जैसे मान लीजिए हमने रबर का ग्राफ बनाया, तो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रबर, ठीक है, तो
रबर का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस, दिस इज द ग्राफ ऑफ रबर. You can see that it is not a straight line, there is no proportionality limit. एक रबर को हम उसकी खुद की लेंथ का 4 गुना लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है. तो वो बहुत ज्यादा लंबी होने के बाद भी अगर हम उसमें से क्या कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन कर लेती है. शुरू में स्लोप कम है तो शुरू में आसानी से खिंच जाती है, बाद में थोड़ा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. There is no. इसके अलावा अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें, द कर्व डज नॉट फॉलो द सेम पाथ, इट कम्स बैक टू द डिफरेंट पाथ, एंड दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन स्ट्रेचिंग द वायर. तो कुछ ऐसी वायर्स होंगी जैसे मान लीजिए एक ये रबर है, एक ही रबर है और एक ही रबर है. तो एक रबर का जो ग्राफ है वो मोटा है और एक रबर का ग्राफ पतला है, सपोज करो, ठीक है. तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसे इधर से जाएगा और इधर से आएगा, ओके. तो अगर एक रबर का ग्राफ जो है वो पतला है और एक का मोटा है, तो जो रबर का ग्राफ मोटा है that will be a good shock absorber. जिस रबर का ग्राफ पतला है that will be a good material for making tires. बेसिकली जब हम टायर्स की बात करते हैं तो टायर बार बार कंप्रेस और एक्सपैंड होते हैं. जो हिस्सा टायर का नीचे जाएगा वो कंप्रेस होगा, जो ऊपर जैसे ही ऊपर आएगा वो फिर रिलैक्स हो जाएगा. सो व्हेन द टायर कंप्रेस रिलैक्स कंप्रेस रिलैक्स, तो ये जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया है, इस लूप के एरिया के बराबर हीट प्रोड्यूस होती है पर साइकिल. अब अगर ये एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, टायर ज्यादा गर्म होंगे. जबकि मान लीजिए कि कहीं पे जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर के नीचे हमें रबर रखनी है ताकि या फिर जैसे इंजन होता है कार का इंजन, तो कार के इंजन के नीचे हमेशा एक रबर होती है, रबर पे वो होता है रखा हुआ, क्योंकि वो रबर इंजन के जो वाइब्रेशंस हैं वो एब्जॉर्ब करती है, तभी तो कार इतनी वाइब्रेट नहीं करती. नहीं तो कार का इंजन चलेगा तो कार पूरी वाइब्रेट करेगी. तो इंजन के नीचे रखने के लिए जो हमें रबर यूज करनी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसका एरिया बहुत ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शॉक्स एब्जॉर्ब करे. और जबकि टायर के लिए जो हम रबर यूज करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए जिसका एरिया कम से कम हो, ठीक है.